106, 110, 108 या फिर 102? देखो सर हम उसमें 108वें नंबर पर आए हैं, किसमें? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में, ठीक है सर। हम इतने नंबर पर आए 108 पर। अच्छा सर हम लास्ट ईयर 2022 वाली जो रिपोर्ट आई थी उसमें हम कितने नंबर पर थे? 100 पर थे। तो हमारा तो और बेड़ा गर्क हो गया है ना, हमारा जो है ये तो और ज्यादा डाउन चला गया हमारा, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। हमसे ऊपर मैक्सिको जैसे देश भी है ना, ध्यान रखोगे, मैक्सिको जैसे देश है, बोलीविया जैसे देश हमसे ऊपर है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और सिंगापुर जैसे भी हमसे ऊपर है, सिंगापुर जैसे, और तो और नाइजीरिया जैसे भी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे है ना, नाइजीरिया जैसे भी हमसे ऊपर मिलते हैं आपको। अब जो ये पड़ोसी है हमारा पाकिस्तान, ये 110 पर मिलेगा, इसने थोड़ी सी हमारी इज्जत बचा के रखी क्योंकि हमारे नीचे है ना, ध्यान रखोगे, ये हमारे नीचे है। तो काफी ध्यान रखोगे, जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में हमारी रैंकिंग बहुत ज्यादा खराब हुई है, यानी कि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार उनको कैप्चर करके रखती है, चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है हमारा, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है, समझ गए आप लोग। और ये हमसे नीचे कंट्री है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पर आते हैं, मतलब हमसे नीचे नहीं, हमसे ऊपर है ये वाले सारे, ये ऊपर है भैया, पाकिस्तान हमसे नीचे 110 पे। आ जाओ, क्या लगाओगे हम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलते सर जल की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसमें से कौन सा? बैरोमीटर? ना सर, ये तो वायुमंडलीय दाब है ना, ध्यान रखोगे, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है ना, एटमॉस्फेयर का जो सारा का सारा, ध्यान रखोगे, वायुमंडल का दाब है, प्रेशर है, वो मापने के लिए। पेडोमीटर यही किया जाता है, बी इज राइट आंसर है ना। और जो अल्टीमीटर है ये ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और सर आर्द्रमापी ये नमी मापने के लिए, ध्यान रखोगे, आर्द्रता मापने के लिए, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो इन सब में। तो क्लियर हो जाएगा, समझ के हमारा वायुमंडलीय दाब, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल में पूरे वातावरण में है ना, एटमॉस्फेयर में जो भी हमारा प्रेशर है वो मापते हैं बैरोमीटर से, और पेडोमीटर से हम मापते हैं, ध्यान रखोगे, गहराई जल की। सिख धर्म में पंगत शब्द का क्या मतलब होता है? उपदेश, धर्मशाला या फिर सत्संग या फिर लंगर? तो जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? अच्छा सर सिख धर्म में पंगत, ठीक है, ध्यान रखोगे, या फिर संगत है ना, ध्यान रखोगे, पंगत हो या फिर संगत हो है ना, ध्यान रखोगे। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है सर? ये गुरुद्वारे के लंगर से मतलब होता है, ध्यान रखोगे, गुरुद्वारे के लंगर से मतलब है इसका, ये बात आप ध्यान रखना है ना। लंगर लगाया जाता है, आपको पता है ना, गुरुद्वारे में जब आप जाओगे तो आपको वहां पे लंगर लगा हुआ मिलेगा है ना, गुरु का प्रसाद जिसको कहते हैं। चलिए महाराष्ट्र के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है आपको? विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र बाय एरिया, है ना, ठीक है। चलो बताओ इसमें से क्या लगाओगे? अहमदनगर है या फिर चेन्नई या फिर नासिक या फिर मेरठ? तो क्या हो जाएगा इसमें से? बहुत अच्छा, शाबाश। करें सी वाला, नासिक नहीं, ठीक है, ना 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 ना, नासिक नहीं है इसमें, कौन सा? अहमदनगर इधर राइट आंसर। आपको पता है 17,000 से भी ज्यादा किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, इतना बड़ा है अहमदनगर वहां का, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कौन हो गया? अहमदनगर। अब बात आती है महाराष्ट्र की सर, है ना, महाराष्ट्र की बात आती है। महाराष्ट्र तकरीबन 3,07,000, ध्यान रखोगे, 7,000 के आसपास अपना क्षेत्रफल रखता है, ध्यान रखोगे, 3,07,000 प्लस किलोमीटर स्क्वायर एरिया के पास है महाराष्ट्र के, काफी बड़ा है राज्य। कब बना था सर? हमें पता है 1 मई 1960 को बना था, ये हमें अच्छे से पता है इसके बारे में। रमेश बैस कौन है सर इसके? ये राज्यपाल हो जाते हैं, यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। और सर यहाँ के सीएम हमको पता है वो एकनाथ शिंदे है, एकनाथ शिंदे। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक बात देखते हैं कि यहाँ पर है ना 288 किसकी सीटें हैं सर? विधानसभा की है, यहाँ पर विधानसभा की 288 सीट है। 78 यहाँ पर विधान परिषद की है, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद भी है, ये उन 6 राज्यों में है जहाँ पर विधान परिषद भी है। 48 यहाँ पर लोकसभा की सीटें आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर 19 राज्यसभा की सीटें भी है। तो हमें इतनी चीज इसके बारे में पता चली। अब अगर देखें यहाँ पर कबड्डी, यहाँ का खेल खेला जाता है, ध्यान रखना, ऐसी तमिलनाडु में भी कबड्डी खेला जाता है, यहाँ पर भी कबड्डी खेला जाता है। जो ज्वाइंट गिलहरी है ना, ध्यान रखोगे, ये इनका गिलहरी, ये ध्यान रखना, ये यहाँ का क्या हो जाएगा? पशु हो जाएगा, पशु, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ज्वाइंट गिलहरी पशु हो जाएगा, आम वृक्ष हो जाएगा, आम, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, आम वृक्ष हो जाता है। ऐसे इनका हाईकोर्ट कौन सा है? बॉम्बे हाईकोर्ट लगता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। महाराष्ट्र वालों का अजंता एलोरा की केव्स है, एलिफेंट केव भी मिलेगी, आप ध्यान रखोगे, एलिफेंट का केव यानी कि गुफा। बोलता है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो आप क्या लगाओगे सर? इसमें से अमर्त्य सेन होगा, राम होगा, नेवजी होगा, या फिर महालनोबिस होगा? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है सर। अब ये जो थी वो थी, ध्यान रखोगे, पीसी महालनोबिस के द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी, ठीक है सर, उन पर आधारित थी, है ना। बहुत बड़े सांख्यिकीवादी थे, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, बहुत बड़े सांख्यिकीवादी थे, हम इनको जानते थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या रखा इसमें? इन्होंने रखा कि भाई जो देश के अंदर जो बुनियादी ढांचा है मशीनरी का, ध्यान रखोगे, मशीनरी और उद्योग का, वो हमें अच्छा करना पड़ेगा, जो बुनियादी ढांचा है वो हमें अच्छा करना पड़ेगा हर हाल में। और हम लक्ष्य रखते हैं कि अभी जो हमारी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसको 25% बढ़ा दे इस वाली योजना के अंदर। लेकिन देखो 25% नहीं बढ़ा पाए थे नेशनल इनकम, और हम सिर्फ 20% ही बढ़ा पाए। तो काफी हद तक आप इसको सक्सेसफुल योजना बोलोगे, है ना, जो 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, और ये किसके आधार पर चली? पीसी महालनोबिस के आधार पर चली, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो इसमें टारगेट क्या था कि भाई हमें 25% नेशनल इनकम इंक्रीज करनी है, लेकिन हुई नहीं। बोलते हैं डेनमार्क की राजधानी क्या है? हेलेंसिंकी है, डबलिन है, कोपेनहेगन है, या फिर ओटावा है? क्या होगा इसमें से राइट आंसर, है ना? हाँ जी, उद्योग को बढ़ावा। इधर देखो, आप बोलोगे सर ये कोपेनहेगन इज द राइट आंसर, ठीक है। डेनमार्क, डेनमार्क देखो, डेनमार्क जो है, ध्यान रखना, डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है, ध्यान रखोगे, कोपेनहेगन है बड़ा शहर, ये बात
ध्यान रखोगे, राइट, क्लियर हो जाता है। फिर दूसरा अगर हम देखें कि ये जो डेनमार्क है ये किन देशों में आता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है, स्कैंडिनेवियन। ध्यान रखो यूरोप में ना देशों के ग्रुप बने हुए होते हैं कि ये फलाने हैं, ये ढिमकाने हैं, ये रहते हैं, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में डेनमार्क भी शामिल है। ओके, अब आ जाओ डेनमार्क, क्लियर है। अगर आपसे पूछे डेनमार्क का एरिया कितना है सर, इसका एरिया पड़ेगा 43,070 किलोमीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, ठीक है, क्लियर हो जाती है। और ग्रीनलैंड भी इसी के कब्जे में है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड इसी के कब्जे में है, ये चीज आप ध्यान रखना। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है, वो किसके कब्जे में है, ग्रीनलैंड, इन्हीं डेनमार्क वालों के। जो ये डेनमार्क है यूरोप में कौन से प्रायद्वीप पर बसा हुआ है सर, ध्यान रखोगे, ये जटलैंड, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। कौन से पर है सर, जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर ये बसा हुआ है यूरोप में। ये जटलैंड पूछ चुका है हमारे पेपर में कई बार कि जटलैंड का संबंध किस महाद्वीप से है, तो ध्यान रखोगे ये यूरोप में है, छोटा सा प्रायद्वीप है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसी पर ये बसा हुआ है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई मैराथन, ध्यान रखोगे, जमी हुई झील मैराथन, जिसको फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन का नाम दिया है। तो अब जरा बताओ ये कौन से ने करी है, क्या बोलोगे, देखो 20 फरवरी का टाइम, 2023 का, ये मैराथन कहां पर हुई सर, ये हुई थी लद्दाख के अंदर, ठीक है, तो आप बोलोगे इट इज द राइट आंसर। 4350 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख के अंदर किस झील में हुई ये मैराथन, ये पेंगोंग सो लेक में हुई, पेंगोंग सो झील में ये मैराथन हुई। कितने किलोमीटर लंबी हुई, 21 किलोमीटर लंबी हुई, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, तो ऐसे आपने बताना है। तो कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन फर्स्ट फ्रोजन, देखो पहली है, इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पहली है, ठीक है, फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन का मेजबान तो वो लद्दाख, ध्यान रखोगे, 20 फरवरी 2023, 4350 मीटर की हाइट पर पेंगोंग सो झील, आपको पता है 21 किलोमीटर लंबी यहाँ पर हुई। और पेंगोंग सो जो झील है टोटल लंबाई की 135 किलोमीटर है, 90 भारत के अंदर आती है और 45 ये चीन के कब्जे में, अक्साई चीन वाले इलाके में चली जाती है। ओके, याद रखना 45 किलोमीटर उधर है। नेक्स्ट, बोलते तंजौर के मंदिरों से किस नृत्य को प्रोत्साहित और प्रदर्शित किया गया था, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, बोलते सर ये क्या बोला, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, क्या तंजौर बाल सरस्वती के बारे में तुमने पूछा, ठीक है, तंजौर के मंदिरों के से किस नृत्य को प्रोत्साहित और प्रदर्शित किया गया था, तो क्या लगाओगे इसमें से, हाँ जी दीजिए, ललित यादव कहते हैं डी, कथकली, ठीक है, गुप्ता जी, हाँ ठीक है आपका, ठीक है, चलो बताओ ये ठीक है आंसर, भरतनाट्यम वाले बच्चे, ठीक है। देखो भाई तंजौर कहाँ है सर, तमिलनाडु में है ना, ये तो तमिलनाडु में है, ये आपको पता है, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कौन सा नृत्य है फेमस वहां का, है ना, तो वो है भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य है वहां का ये, है ना। तो मंदिरों में किस नृत्य को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, भरतनाट्यम को। ध्यान रखना, एक ना जो भरतनाट्यम है, तंजौर बाल सरस्वती का नाम भी ध्यान रखना, तंजौर बाल सरस्वती, ये नाम भी आप ध्यान रखना, इनका संबंध भी किससे है, ध्यान रखोगे, वो इसी से ही है, भरतनाट्यम से, ठीक है, ध्यान रखोगे। जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध भी इसी से ही है। जैसे कि आपसे पूछे मृणालिनी, ध्यान रखोगे, मृणालिनी साराभाई का संबंध है ना, वो भी इनसे ही है, मृणालिनी साराभाई का संबंध ध्यान रखोगे, वो भी इसी से ही, भरतनाट्यम से। और जैसे आपसे पूछे लगे सर मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है, मल्लिका साराभाई का संबंध उनका भी इसी से है ना, भरतनाट्यम से। और ये एक शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, काम खत्म, ठीक है। कितने क्लियर हो जाती है, कितने शास्त्रीय नृत्य हमारे टोटल बताओ, पढ़ा हुआ है आपने कई बार। कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं होती, जरा बताओ, विच नेचुरल डिजास्टर डज नॉट हैपन इन इंडिया, भूकंप, बाढ़, यहाँ पे भूस्खलन, यहाँ पे आपको लगेगा ज्वालामुखी, तो क्या हो जाएगा किसमें से, है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा, दीजिए इधर क्या लगाओगे, राइट आंसर, लेकिन सर हमारा संबंध नागिन डांस से है, ठीक है, चलिए दीजिए इधर क्या लगाओगे, बोलता है भूकंप है, बाढ़ है। देखो हमारे यहाँ एक कंडीशन होती है ना, हमारी एक कंडीशन होती है, एक आर्ट है, शास्त्रीय नृत्य, अच्छा जी क्या कहते हैं, ठीक है। एक बोलता है हमारे यहाँ पे देखो भूकंप आ जाता है, भाई हिमालय की वजह से हमको झेलना पड़ता है, बाहर हमारी नदियां रास्ता बदल देती है, भूस्खलन जैसी स्थिति भी हमारे यहाँ हो जाती है ना भाई, धरती पर भूस्खलन जैसी स्थिति भी हो जाती है, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया हमारे यहाँ नहीं है। क्या क्यों नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ है ना, ये अब नहीं होती है हमारे यहाँ डेड वोल्केनो है। ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन आप देखते हो ना, इस वाले रीजन में मृत ज्वालामुखी है, वो क्या ही करेंगे कुछ, वो खत्म हो गए है ना, वो खत्म हो गए, डेड हो गए, कोई मतलब नहीं है। हाँ एक है हमारे यहाँ, ध्यान रखोगे, वो भी वहां पर जाकर बैरन आइलैंड पे जाके अंडमान निकोबार में, वो बेचारा कितना ही जोर लगाएगा तो भी यहाँ तक ना फाड़ पाएगा, है ना, यहाँ तक कोई ना फाड़ पाएगा, कोई असर दे पाएगा ना, थोड़ा बहुत असर अंडमान निकोबार में दे दिया, उन लोगों को आदत है झेलने की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ हम कह देंगे कि सर इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और ज्वालामुखी 3 टाइप के होते हैं, आपको पता है, एक होते हैं एक्टिव, ये चीज आप ध्यान रखोगे, एक्टिव हो गए, एक हो गए सर डोरमेंट, है ना, ध्यान रखोगे, और एक हो गए सर डेड, ये भी आप ध्यान रखोगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, सुसुप्त और मृत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओगे, क्या लगाओगे, बोलते निम्नलिखित में से कौन सा बात चंबल नदी पर नहीं है, इंदिरा सागर, गांधी सागर, या फिर आपको लगता है जवाहर या फिर राणा प्रताप सागर, है ना, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, राइट आंसर, है ना। चलिए हाँ बहुत बढ़िया, सर मेरी सर मैं 10th इंग्लिश में फेल तो मैं एमटीएस कर सकता, तुम पास होना टारगेट ऐसे भैया, मतलब तुम इंग्लिश में मानिए चलो तुम्हारे नंबर कम थे आपके 10th में, लेकिन आप पास होना, और लोग मिला के मार्कशीट पे पास लिखा हुआ है ना, तो उससे फेल निकाल दो। ये तो सर नर्मदा पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर, और कहाँ है सर, एमपी में, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब ये जो तीनों बांध है ये चंबल पर बने हुए हैं, ये चंबल पर बने हुए हैं, लेकिन ध्यान रखोगे जो गांधी सागर है
ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है, और ये जो दोनों है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये चंबल नदी पर राजस्थान में है। कंफ्यूज तो ना हो गए देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारा खतरा सा हो गया ना। चंबल नदी आपको अच्छे से पता है कि सर महू महू जो तहसील है इंदौर की मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। चंबल नदी निकली और राजस्थान चली गई, और उसके बाद वापस से एमपी की तरफ आएगी और यूपी में जाकर यमुना में गिर जाती है। यमुना में गिर गई तो एक बार तो यहाँ बना दिया इसके ऊपर, कौन सा, गांधी सागर। ये चीज आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में गांधी सागर। और जब ये राजस्थान में थी, राजस्थान में दो बांध बना दिए, जवाहर और राणा प्रताप। ध्यान रखोगे, एक जवाहर बना दिया वहां, एक राणा प्रताप बना दिया। तो इसके ऊपर ये दो वहां हो गए और एक मध्य प्रदेश में हो गया ये। और उसका संबंध है ही नहीं, उसका संबंध तो नर्मदा से है, नर्मदा नदी से अलग है उसका। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, स्कॉर्पियन किक किस खेल से है, चलो बताओ इसमें क्या लगाओगे, एक राइट आंसर। बोला था स्कॉर्पियन किक का संबंध किससे है, या फिर कल को आए डॉल्फिन किक। सर डॉल्फिन किक का संबंध किससे है, तैराकी से है। इसका ध्यान रखोगे, इसका संबंध है तैराकी से, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। जो डॉल्फिन किक है उसका संबंध तैराकी से है, बट स्कॉर्पियन किक का किससे हो जाएगा, फुटबॉल। गलत हो जाएगा ये भी, ठीक है। मुक्केबाजी से नहीं है, इधर ध्यान देखो, फुटबॉल से है इसका संबंध, ठीक है। तो स्कॉर्पियन किक किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल। ध्यान रखना, 11 प्लेयर को खेलते हैं। और फीफा अब की बार कहां पर हुआ था सर, कतर में, है ना। कतर में फीफा हुआ था, अर्जेंटीना जीत गई थी। आपको पता है अर्जेंटीना ने किसको हराया था सर, फ्रांस को हराया था। ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अलग बॉक्सिंग नहीं, गलत हो जाना, ओके। तो स्कॉर्पियन किक किससे हो जाती है, फुटबॉल से यहाँ पे संबंधित, और डॉल्फिन किक हो जाती है तैराकी से संबंधित, ओके। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। चलो 2 क्वेश्चन की भरपाई करो इधर, तुम्हारा 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो किसे जनवरी माह के लिए, ठीक है, और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो शुभमन गिल को चुना गया है, या फिर आप लगाओगे मोहम्मद सिराज या फिर बैंक कॉर्मे एकेडमिक वार्नर। चलो बताओ सर क्या होगा। बोलता है सर जनवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ, जनवरी 2023 के लिए ये तो शुभमन गिल है। कौन है ये, शुभमन गिल, इनको चुना गया है ना भाई, क्या हमें पता है। और दिसंबर 2022 के लिए किसको चुना गया था, हैरी ब्रुक को चुना गया, हैरी ब्रुक इनको चुना गया है ना भाई। हैरी ब्रुक कहां के, इंग्लैंड के सर ये हैरी ब्रुक। और फिर नवंबर के लिए 2022 के लिए जोश बटलर को चुना गया, ये कहां के, ये भी इंग्लैंड के। और अक्टूबर के लिए विराट कोहली को चुना गया था, है ना। और विराट कोहली तो हमारी ही है, इंडिया की, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और सितंबर के लिए पाकिस्तानी प्लेयर रिजवान को चुना गया था, रिजवान पाकिस्तानी प्लेयर, है ना। और अगस्त के लिए, अगस्त मंथ के लिए आपको पता है सिकंदर रजा को चुना गया था, सिकंदर राजा, याद रखना। ऐसे आप अगस्त तक याद रख लो बस, उससे पहले जाने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखो। मतलब में कभी कुछ भी याद ना रहे, कबाड़ा हो जाए दिमाग। चलो देखो इधर भैया, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा जिला नागालैंड में नहीं है, तो सर पेंसांग जिला, या फिर पेरिन, या फिर फेक, या फिर आपको लगता है फाजिल्का। देख रहे हो फेक डिस्ट्रिक्ट, जरा बताओ ख्याल लगाओगे कौन सा जिला नागालैंड में नहीं लगता है आपको, तो जरा बताइए इधर क्या लगाओगे, एक राइट आंसर। कोई एक है, ठीक है, हाँ जी बताओ इधर क्या लगाओगे, एक राइट आंसर। गलत नहीं करना। एक सर ये पैम मार्च वाले दुखी करते हैं, कोई बात नहीं भैया, देखो थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ता है ना। जब आप थोड़ा, जो चीज तुमको परेशान करे ना, तुम उसको खुद परेशान करके दिखाओ कि भाई तू आएगा कितना, मैं देखता हूँ। जिस दिन तुम्हारे मन में ये चीज आ गई, तुम खुद ही पास होना स्टार्ट कर दोगे। बच्चे कहते हैं बी तुक्का फिर गलत, ठीक है। देखो ट्वेंटी जिला वहां है नागालैंड के अंदर, पेरिन भी है और फेक भी है। फाजिल का नहीं है, किसका है, पंजाब, है ना, याद रखोगे। कहां है सर, पंजाब का है, ये हम जानते हैं। फाजिल का काम खत्म। तो जो नागालैंड है, अब देख के आते हैं भाई नागालैंड के बारे में। पहली बात नॉर्थ ईस्ट का है, हमें अच्छे से पता है, यहाँ पर पड़ता है नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट का है। और सर ये बना कब था, 1 दिसंबर 1963 को बना था स्थापना। और सर यहाँ पर एक और 7, यानी कि एक यहाँ पर लोकसभा की है सीट, एक यहाँ पर ओनली राज्यसभा की है, और 7 यहाँ पर विधानसभा की है। याद रखोगे 7 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, ये आपको अच्छे से पता है ना। तीरो यहाँ पर पशु हो जाता है, तीरो क्या है यहाँ का, एनिमल है, ये भी बात आप ध्यान रखोगे, सीरो पशु, ऐसे आप ध्यान रखना। तुम क्या करोगे, 4 में से 3 गलत करिए, इस बात तो सही करो। बोलता है गुप्त राजवंश, गुप्त राजवंश में जैसे कि समुद्रगुप्त भी थे, कुमारगुप्त भी थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी थे, है ना, जिनको चंद्रगुप्त सेकंड बोल दिया जाता था। कि सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी, उनकी लैंग्वेज क्या थी, दरबारी, मराठी, संस्कृत, हिंदी या फिर तेलुगु। जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, कौन सा एक राइट आंसर होगा, बताइए इसमें से। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, चलो बताओ इसमें। ये बच्चा कहता है बी वाले, संस्कृत वाले, इस बार तो बनी जाएगी बात, है ना, बन गई बात। बी इज द राइट आंसर, संस्कृत इज द राइट आंसर। उनकी संस्कृत भाषा हुआ करती थी, दरबारी भाषा, राइट। अब आपसे पूछेगा सर ये जो गुप्त राजवंश था एंशिएंट हिस्ट्री में, इसको क्या बोलते थे गुप्त राजवंश को, हम इसको बोल देते थे, याद रखोगे, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग था ये हमारे लिए, ठीक है, याद रखोगे, भारत के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। अब इसकी श्रीगुप्त ने क्या करी थी, स्थापना, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कौन आया था, ये घटोत्कच आया था सर, घटोत्कच, है ना। घटोत्कच के बाद कौन आया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट आया था, चंद्रगुप्त प्रथम बोल देते हैं जिसको। फिर कौन आया सर, समुद्रगुप्त आया, जिसको भारत का नेपोलियन बोल देते हैं, ये हमने पढ़ा है, भारत का नेपोलियन अच्छे थे। किसने बोला था भारत का नेपोलियन, इसको विंसेंट स्मिथ ने। फिर समुद्रगुप्त के बाद कौन आया सर, ये कुमारगुप्त, सॉरी यहाँ पर आया चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य आया, है ना। विक्रमादित्य की इसके पास उपाधि थी, आपको पता है, शकों को हरा दिया था इसने, शकों को हराया तो इसको शकारी कहा गया, याद रखोगे, शकारी, ये भी चीज आप ध्यान रखना, इसको शकारी कहा जाता था। और शकारी की उपाधि भी थी इसके पास, विक्रमादित्य की भी थी, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। इसी के टाइम पर फाहियान भी आया था, फाहियान भी आया था इसी के टाइम पर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अब इसके बाद कौन आया सर, इसके बाद आया कुमारगुप्त, है ना। कुमारगुप्त को हम क्यों जानते हैं,
सर जो मंदसौर वाला अभिलेख है उससे हमें ज्यादा जानकारी मिलती है इसके बारे में, ध्यान रखोगे अभिलेख इसके बारे में। इसमें क्या याद रखोगे, इसमें जो मुद्राएं होती थी, जो करेंसी होती थी, उस पर गरुड़ के साइन की जगह मयूर का साइन चलाना स्टार्ट कर दिया। मयूर मतलब मोर, ध्यान रखोगे गरुड़ का साइन हटा के मयूर का साइन लगाना स्टार्ट कर दिया करेंसी पर, जो मुद्राएं होती थी उन पर, ठीक है। और इसने क्या करवाया, नालंदा की स्थापना भी करवाई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बोला जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, कुमारगुप्त। इसके बाद कौन आया तो वो स्कंदगुप्त आया इसके बाद, ठीक है, स्कंदगुप्त। अच्छा इसके टाइम पर क्या हुआ जी, हूण आक्रमण होने शुरू हो गए। ये बात हमें कहां से पता चली, जूनागढ़, ये भी बात आप ध्यान रखोगे, जूनागढ़ अभिलेख से पता चली हमें, ये भी ध्यान रखना आप, क्लियर हो जाता है। हूण आक्रमण इसके टाइम पर होने शुरू हो गए थे, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा अब जो है बहुत छोटे छोटे से शासक आने लगे, जैसे एक उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, ध्यान रखोगे ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त एक उनमें से इंपॉर्टेंट था, है ना, ध्यान रखोगे। एक नरसिंहगुप्त इंपॉर्टेंट था, नरसिंहगुप्त ये भी इंपॉर्टेंट था। एक भानुगुप्त होता है, ध्यान रखोगे भानुगुप्त, वो क्या करता है, इसका नाम एरन का अभिलेख है मध्य प्रदेश में, क्या है एरन का अभिलेख। उससे हमें ये पता चलता है भानुगुप्त से सती प्रथा का सबसे पहला पता चलता है कि भाई सती भी हुआ करती थी, ध्यान रखोगे औरतें सती भी हुआ करती थी, सती प्रथा का पहली बार पता चलती है एरन अभिलेख भानुगुप्त के से, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में कौन था सर, विष्णुगुप्त, इनका विष्णुगुप्त थर्ड, वो लास्ट था बिल्कुल एंड, ये बात ध्यान रखोगे, ऐसे आप इनके नाम ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। पेपर में अगर आए तो आप बता सकते हो कि सर ये क्या क्या इनमें इंपॉर्टेंस है ऐसी चीज, तो इनकी कुछ मोटी मोटी चीजें ऐसी थी, मोटी मोटी है ये कुछ, ठीक है, ध्यान रखना, इतना भी नहीं, अभी इनके बारे में हम बहुत सारी चीज जान सकते थे। भारत की लौ नदी के नाम से जानी जाती है, माझी लूनी, यहाँ पे बनास, यहाँ पे साबरमती, है ना। अब देखो हमारी लौ नदी कौन सी है भैया, आप अरावली पर्वतमाला को जानते हो, गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली रेंज 800 किलोमीटर, तो अजमेर में नाग पहाड़ियां पड़ती हैं, वहीं से निकलती है अरावली नदी, याद रखोगे, ये हमने पढ़ा है, अजमेर में नाग पहाड़ियां पड़ती हैं राजस्थान में, वहीं से निकलती है ये, ध्यान रखना। 495 किलोमीटर की इसकी लंबाई है टोटल, लेकिन जब ये नदी निकलती है ना तकरीबन 100 किलोमीटर तक तो ये मीठे पानी की रहती है जब ये निकलती है, और फिर आगे खारे पानी की हो जाती है, और आगे जाकर ये कहां जाके गायब हो जाती है, कच्छ के रन में, यहाँ पर गुजरात में कच्छ का रन है, यहाँ जाके गायब हो जाती है, वहां से लेकर यहाँ तक आई 495 किलोमीटर। तो इसको राजस्थान की गंगा या रेगिस्तान की गंगा भी बोल देते हैं, लूनी नदी को। जवाई, सुकड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, इसको लौ नदी कह देते हैं, लौ। अब लौ से तुम कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बोलते हैं, ये तो हो गया हमारा, बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, जरा बताना, इसमें से क्या लगाओगे, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर सिक्किम, रिफ्रेश कर देने पर, ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर बोलता है, बहुत अच्छा, शाबाश, हाँ जी, राजस्थान की गंगा, नागा पहाड़िया, ठीक है। चलिए अब इधर देखो, बोलता है सर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, वो गोवा है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड या फिर सिक्किम है। सिक्किम वाला कौन है बच्चा, रावत, गलत हो जाना। देखो भैया न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य, देखो इसमें बोली ये बात है कि क्या हुआ था 2001 से लेकर और 2011 के बीच, ये जो 10 साल थे जिसको हम बोलते हैं दशक, ठीक है, इन 10 सालों में जो वृद्धि हुई थी जनसंख्या में, है ना, वो हमारे देश की हुई थी 17.72% हमारे देश की, लेकिन एक कोई ऐसा राज्य था जिसकी बढ़ने की बजाय घट गई, है ना, ध्यान रखोगे 19,88,000 लोग थे वहां, ध्यान रखोगे, और वो हो गए 19,80,000 हो गए वहां पे, कम हो गए, यानी कि 2001 में तो इतने थे और 2011 में वो कम हो गए, यानी कि -0.47% घट गई, है ना, याद रखोगे, घट गई, इतनी कम हो गई, वो माइनस में पहुंच गई, -0.47%, और ये था नागालैंड, ठीक है, समझ गए, नागालैंड के इधर राइट, नागालैंड में एक जगह पड़ती है लॉन्गलैंड, ध्यान रखोगे लॉन्गलैंड, वहां तो -58.39% तक कम हो गई थी, सोचो -58.39% लॉन्गलैंड के अंदर कितनी जनसंख्या की वहां पर कमी आ गई थी, सोचने वाली बात है ना, ऐसे आप ध्यान रखना, ये है जनसंख्या जो हमारी नेगेटिव में गई है। और सबसे ज्यादा कौन से राज्य ने बढ़ाई है ना, तो वो मेघालय ने 27% बढ़ाई थी, ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा 2011 के अकॉर्डिंग। भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके या फिर सियाचिन सेक्टर या फिर पुंछ सेक्टर, किसके लिए लड़ी, जरा बताओ क्या लगाओगे, एक राइट आंसर, गलत नहीं होना चाहिए, दीजिए इधर क्या होगा, हाँ जी बहुत अच्छा, दीजिए इसमें से क्या होगा, एक राइट आंसर भैया, और एक रावत, कोई और रावत है, हाँ एक और रावत था, एक और बच्चा रावत था, ठीक है। चलिए एक कहता है भैया बांग्लादेश की लड़ाई, देखो 1971 में हमने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ी थी, ये चीज आप ध्यान रखना, लड़ाई, ठीक है, भारत में। देखो हुआ ऐसा कि आपको बताया भाई, ये बांग्लादेश वाला जो रीजन था, है ना, बांग्लादेश वाला जो रीजन था सारा का सारा, है ना, बांग्लादेश का रीजन क्या हुआ, पहले इधर तो है भाई पाकिस्तान और ये है भारत और वो बांग्लादेश। अब भाई जब पाकिस्तान बना था तो बस यही वाला पाकिस्तान नहीं बना था, ये तो पाकिस्तान था ही, मतलब ये तो पाकिस्तान बना ही बना, इसके साथ में पूर्वी पाकिस्तान भी बना था, ये इसी का हिस्सा था, समझिए। अब क्या होता है, इन लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये लोग थोड़े अलग लेवल पर जा रहे थे, है ना, ये भारत की राजनीति से ज्यादा जुड़े हुए थे। अब जब वो बात नहीं मान रहे तो इन्होंने अपनी आर्मी भेजी और यहाँ पे लोगों को कुचलना शुरू किया, तकरीबन ध्यान रखना, इसमें वहां पर जो ऐसे रिपोर्ट आई कि कितने लोग मारे गए हैं, ऐसा बोला गया कि सिर्फ 30,000 लोग मारे गए हैं, लेकिन 30 लाख लोग मारे गए थे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए आप लोग, कितने 30 लाख लोग मारे गए थे इसमें, और तकरीबन 10 मिलियन लोग भारत चले गए थे,
10 मिलियन का मतलब समझते हो आप? 1 करोड़ लोग भारत आ गए। ये अगर हम रियलिटी देखें तो रियलिटी है, समझ गए? इतना मारा और इतना ही बहुत खून खराबा, तब भारत को इसमें 4 दिसंबर को कूदना पड़ा था। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर हो जाती है। और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था, ठीक, और हम जीत गए इस लड़ाई में, ठीक है? ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। बोलते सर भारतीय है ना, बोलते हैं इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया? एग्जैक्टली डेट। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का बना है, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो क्या मैं अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल से बनवा सकता हूँ या फिर उत्तर प्रदेश से ही बनाना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश से ही करवाना पड़ेगा भैया आपको, ठीक है? क्योंकि आपका रेजिडेंस एरिया वो है, वहीं का रहने वाला है, ठीक है? चलो, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य के, ये क्या बोलोगे आप? 5 अगस्त 2019 या फिर 20? क्या लगाओगे एग्जैक्टली डेट? 5 अगस्त 2019। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, उसमें 2019-20 को इतना ज्यादा कबाड़ा किया हुआ है कि परेशान हो सकता है बच्चा। भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से, ध्यान रखोगे आर्टिकल 35A, ध्यान रखोगे 35A, और ध्यान रखोगे आर्टिकल 370, इन दोनों को क्या किया? ध्यान रखोगे निरस्त किया था। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। चलो, बोलता है कितनी 370, और ये बोलता है बुर्जिला दर्रा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में है? बुर्जिला उत्तराखंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम? बच्चा ना बनिहाल, जोजिला और बुर्जिला में कंफ्यूज हो जाता है। बनिहाल अलग है, ध्यान रख, और जोजिला भी अलग है, ये सारी अलग अलग है। अब बच्चे इन दोनों को तो एक ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं। देखो क्या है, अच्छे से देखना, आपको अच्छे से पता है इतना वाला रीजन पीओके है ये, ठीक है? और जो इतना वाला रीजन है इसको पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर बोलते हैं, आजाद कश्मीर, है ना? तो हमारे इतना वाला रीजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये अक्साई चीन में है, ये आपको पता है ना भाई? ये अक्साई चीन वाले इलाके में आता है। तो हमारे इलाके में ये वाला रीजन रह गया किसका? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। इतने में ये कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर, और इतने में लद्दाख हो गया। तो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर और पीओके का गिलगित को इसे जोड़ने के लिए यहाँ पर दर्रा है, बिल्कुल एलओसी के पास में दर्रा है, ध्यान रखना, ठीक है? जो किसको कनेक्ट करता है? एक तो गिलगित को, ये चीज आप ध्यान रखना, और ये हो गया श्रीनगर। क्लियर हो जाएगा? समझ गए आप लोग? गिलगित और श्रीनगर को यहाँ पे बीच में, यहाँ पे एलओसी के पास में क्या है? ये दर्रा। कौन सी वाली? बुर्जिला दर्रा। तो हम क्या बोलेंगे सर? ये जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हमारी भारत सरकार क्या कहती है? ध्यान रखना कि ये वाला पूरा सीजन हटा दो, और क्या भैया बस ये कोई आजाद कश्मीर नहीं है, कोई ये नहीं है, तो इतना हमारा ये लद्दाख है ना, और इतना ही जम्मू कश्मीर है, काम खत्म करो, ठीक है? ये चीज आप ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई। बोलता है नीचे दिए गए विकल्पों में विदेशी यात्रियों में से भारत आने वाले सबसे पहले कौन थे? तो जरा बताओ सबसे पहले कौन लगते हैं आपको? क्या सर फैक्सियन थे, या फिर आइजिंग थे, या फिर आपको लगता है इसमें से जुआनजांग थे, या फिर मेगास्थनीज थे? विदेशी यात्रियों में जो सबसे पहले आया, कोई बीसी में आया था, यानी 0 साल से पहले। कब भाई? बिफोर कॉमन इरा, बीसीई बोल देते हैं इसको। तो आप बोलोगे सर 302 बीसी से लेकर 298 बीसी के बीच में, है ना, सेल्यूकस के, याद रखोगे, सेल्यूकस के राजदूत के रूप में कौन आया? ध्यान रखोगे, सेल्यूकस के सेल्यूकस के राजदूत के रूप में है रे भैया, ठीक है? सेल्यूकस के राजदूत के रूप में कौन आया था? ध्यान रखोगे, वो यही आया था, मेगास्थनीज। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ओके? मेगास्थनीज आया था, ये बात आप ध्यान रख ले। क्लियर हो जाएगा? कब से कब तक ये टाइम पीरियड? 302 बीसी से लेकर 298 बीसी के बीच में। सेल्यूकस कहाँ का राजा था? यूनान का, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है? यूनान का शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज आया, इसी ने इंडिका भी लिखी थी। और ये किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। ये चीज आप ध्यान रखो। बोलते हैं सर किस राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया? हिमाचल, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? अब बोलोगे सर उत्तराखंड इज द राइट आंसर, है ना? वहां के राज्यपाल ने ये बात बोली, गुरमीत सिंह है, याद रखना, वो वहां के क्या हो जाते हैं? गवर्नर उत्तराखंड के। तो उन्होंने क्या बात रखी? वो बोले कि भैया हमने एक नकल विरोधी कानून बनाया है यहाँ पे, और ये कानून ऐसा कहता है कि जो भी नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा वो 10 साल जेल प्लस 10 करोड़ रुपए देगा। ध्यान रखोगे, 10 करोड़ देगा, प्लस में उसकी घर की संपत्ति भी जब्त हो जाएगी, है ना? ये चीज आप ध्यान रखोगे कि ये इतनी चीज हो गई। अगर इतनी चीज ना देना चाहे तो आजीवन जेल में रहेगा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, आजीवन जेल में रहेगा, ये बात आप ध्यान रखना।
उसने ऐसी बात बोली है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलता है भारत में सबसे ज्यादा, बोला भारत में सबसे ज्यादा जंगल किस स्टेट में लगते हैं हमको? तो भारत में सबसे ज्यादा जंगल उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। देखो पेपर में ना दो तरीके से आ सकता है। अब इसने कंफ्यूज किया तुमको, ऑप्शन के हिसाब से पूछवाने पे मजबूर कर दिया। ना तो उसने ये बोला कि हमें परसेंटेज के हिसाब से बताओ, ना उसने ये बोला कि मुझे एरिया के हिसाब से बताओ, है ना भाई? कोई तो एक चीज बोलता वो, बट तुमको जो है उसने ऑप्शन दे दिए ऐसे कि तुम ऑप्शन देख के लगा सकते हो। तो आप एरिया वाले से हिसाब से ही बताओगे सर मध्य प्रदेश में, है ना? ध्यान रखोगे, क्योंकि 77,000 प्लस किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले हुए हैं। कहां पर? ध्यान रखोगे, मध्य प्रदेश में। याद रखना, आपसे पूछे तो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सर दूसरे पर कौन है? दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है ना भैया? अरुणाचल, ये कितना सर? 66,000 प्लस किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले हुए हैं। तीसरे पर कौन है सर? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, है ना? ये चीज आप ध्यान रखोगे। और छत्तीसगढ़ में 55,000 प्लस किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले हुए हैं। तो ये टॉप 3 स्टेट है। आपसे कहते भी लगाने को पूछ ले, बता सकते हो। लेकिन कल को अगर परसेंटेज का आ जाए तो सर उसमें मिजोरम है परसेंटेज के हिसाब से। मिजोरम में पता है, मिजोरम का टोटल क्षेत्रफल का 85.1% वहां पर जंगल है। ध्यान रखोगे अगर आपसे परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा तो। आ जाओ नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्या लगाते हो? बोलते हैं सर कुतुबशाही मकबरा कहां पर है? ठीक है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? क्या बोला? कुतुबशाही मकबरा कहां पर है? अब देखो कुतुबशाही एक तो मकबरा नहीं है भैया, कई सारे मकबरे हैं, है ना? तो हैदराबाद के पास आपको देखने को मिलेंगे, तेलंगाना में। ठीक है, समझ गए? हैदराबाद के पास, ठीक है, गोलकुंडा किले के पास में है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? कहा? गोलकुंडा किले के पास। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। हैदराबाद के पास गोलकुंडा किले के पास आपको कुतुबशाही मकबरे देखने को मिल जाएंगे। एक आध मकबरा नहीं है, कई सारे हैं। जो छोटे मकबरे हैं वो एक मंजिल बने हुए हैं। ध्यान रखना, जो छोटे हैं वो एक मंजिल है और जो बड़े मकबरे हैं वो 2 मंजिल भी बने हुए हैं, है ना? क्लियर हो जाते हैं, समझ गए? नीला और हरा कलर का इसमें पत्थर लगा हुआ है। ध्यान रखोगे, एक तो हरा कलर है और एक नीला है। ये दोनों ही कलर इसमें लगे हुए हैं और आज ये टूट चुके हैं। ये पत्थर भी फीके फीके पड़ चुके हैं। ध्यान रखोगे, नीला और हरा दोनों ही कलर। ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्या लगाओगे? भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? लोकसभा, प्रधानमंत्री या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है या फिर संसद? क्या लगाओगे एक राइट आंसर इसमें से? ठीक है, जरा बताओ इसमें क्या लगाओगे एक राइट आंसर? क्या होगा? बहुत अच्छा हिमांशु। ओके सर, ठीक है, चलिए। ओके, और दीजिए। एक ना अपनी तो एक भी मंजिल नहीं है। अरे तुम्हें क्यों मकबरा बनवाना है? ठीक है, मकबरा तो मुस्लिम लोग बनवाते हैं ना। ठीक है, चलो, क्या तुम भी यार बोलते हिंद इसमें संसद इज राइट आंसर। वेरी गुड, पार्लियामेंट ही हटा सकती है। भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है भाई? वो संसद। आपको अच्छे से पता है, मान के चलो ये प्रक्रिया लोकसभा से चली या फिर राज्यसभा से चली। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं कि लोकसभा से चली, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर पहले नोटिस पर साइन करेंगे और वो 14 दिन पहले कि हम महाभियोग लाने वाले हैं तुम्हारे खिलाफ, लोकसभा में हम महाभियोग लाने वाले हैं, आर्टिकल ध्यान रखोगे 61 के तहत हम महाभियोग चलाने वाले हैं। तो ये 1/4 मेंबर उस नोटिस पर सिग्नेचर करते हैं और 14 दिन पहले ही प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। अब प्रेसिडेंट उन 14 दिन में क्या जुगाड़ करता है वो जानेगा कि भैया वो अपनी दलील रखेगा या ना रखेगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब बोल दिया, 14 दिन पहले पहुंच गया, अब जो है यहाँ से वो पास हो गया। ये चीज आप ध्यान रखना। 2/3 सदस्यों ने यहाँ पर वो पास कर दिया अपने यहाँ से कि भैया इसने अपनी कोई दलील रखी नहीं है, कोई इसकी तरफ से आया भी नहीं है और हमने तो 2/3 से पास कर दिया और हमने भेज दिया। ध्यान रखोगे, 2/3 सदस्यों ने बहुमत से पास कर दिया और हमने राज्यसभा के अंदर भेज दिया। अब ये चाहे तो राज्यसभा में अपना कोई वकील या अपना कोई मेंबर भेज सकता है अपनी सफाई देने के लिए। वहां भी अगर इसने ना भेजा तो यहाँ के भी लोग 2/3 से पास कर देंगे और अब इसे अपने पद से हटना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? लेकिन पहले नोटिस जरूर देना पड़ेगा 1/4 से, ये बात ध्यान रखें। बोलते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है?
देखो 148 से लेकर और 151 के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखने को मिलेगा। क्लियर हो जाती है? समझ गए आप लोग? 148 के अंदर, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाने लगे कल को कि सर हमें ये बताओ, उसकी नियुक्ति की बात कह रहा है, ठीक है, ये 148 से मिलेगा और 151 तक। अगर आपसे पूछे सर ये कितने साल तक, 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक गद्दी पर बैठ सकता है, ठीक है सर, ठीक है। और अपनी रिपोर्ट, ये जो कैग है, कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है ना भाई? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति फिर इस रिपोर्ट को कहां लेके जाता है? ध्यान रखोगे, या तो राज्य विधानमंडल में, ध्यान रखोगे राज्य विधानमंडल में, या ध्यान रखोगे संसद में। संसद में पेश की जाएगी, सेंटर संसद में, या फिर राज्य की विधानमंडल में पेश की जाएगी अगर राज्य की रिपोर्ट है तो। फिर वो कहा जाएगी लोक लेखा समिति के पास, लोक लेखा समिति, और तब उस पर निष्कर्ष निकलेगा। ये चीज आप ध्यान रखोगे, तब उस पर निष्कर्ष निकलेगा। ये प्रोसेस है कैग की रिपोर्ट का, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। क्लियर हो गया भैया? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पर क्या देखते हो? बोलते हैं भाई इनमें से हमारे ग्रह का, सौरमंडल का जो बौना ग्रह है वो कौन सा है? तो जरा बताओ, कैलिस्टो, गैनीमेड, यूरोपा या फिर मैकमेक? देखो एक बात ध्यान रखना, आप ना एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया करो। अगर आप रोज मान के चलो पढ़ रहे हो और आपने ऐसे क्वेश्चन जो पढ़ लिए हैं का सब जो ये है, ठीक है, एक बौना ग्रह है, कोई इनमें से बौना ग्रह है, जरा बताना कौन लगाएगा एक राइट आंसर? यूरोपा तो बड़ा है, ठीक है, यूरोपा तो भाई बड़े में आ जाएगा, लेकिन जो मैकमैक है ना वो थर्ड बौना ग्रह है, थर्ड बौना ग्रह। ये चीज आप ध्यान रखना। सर इसकी खोज कब हुई? 2005 में खोज हुई, लेकिन इंटरनेशनल, ध्यान रखोगे, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने क्या काम किया? बौने ग्रह में शामिल कर दिया इसको। ये चीज आप ध्यान रखना। 2005 में क्या हुई? इसकी खोज हुई। और ध्यान रखोगे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने क्या किया? 2008 में इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया और ये थर्ड बौना ग्रह है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, मैकमैक। ओके, समझ गए? अगर आप देखें उपग्रह की, जैसे प्लूटो है, सीरस है ना, सीरस प्लूटो वो भी तो बौने ग्रह है, उनका भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सीरस का लिख दो या फिर प्लूटो का लिख दो। प्लूटो ग्रह थोड़ी है, पहले था ग्रह, जब हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे, अब तो 8 ही ग्रह। प्लूटो भी था उसमें, इसको भी बाहर कर दिया। सीरस भी आउट है, यहाँ रखोगे सीरस भी जो है बौने ग्रह में आता है, ये भी आता है। ऐसे आप ध्यान रखोगे। हमारे सौरमंडल में जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने ग्रह है? 8, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक फसल नहीं है? कोई एक कमर्शियल क्रॉप नहीं है, कोई एक कैश क्रॉप नहीं है, तो कौन सी नहीं है सर जी उसमें से? जरा बताना, इसमें से कोई एक कैश क्रॉप नहीं है, तो आप क्या कहो? कपास, जूट, आलू या फिर गन्ना, ठीक है, जरा बताओ इसमें से। हम मालदीव जाएंगे, निकल लो तुम, ठीक है, चलो निकल लो तुम, मालदीव ही निकल लो पहले। आलू, धीरज, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। आलू को आप क्लियरली यहाँ से निकाल दोगे, लेकिन आप जो कपास है, जूट है, गन्ना है, ये जो तीनों है ना, ये ध्यान रखोगे। आप तीनों को क्या करोगे? ये तीनों की तीनों कैसी है? ये कैश क्रॉप है। ये चीज ध्यान रखना। मतलब ऐसा होता है, जूट हुआ, कपास हुआ और गन्ना हुआ, इनको आपको बेच के जाके लाभ कमाते हो। अगर आप इन्हें ना तुरंत की तुरंत बाजार में बेचने जाओगे तो ये सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। तो गन्ना भी उसी कैटेगरी में, जूट भी और कपास भी, ये चीज आप ध्यान रखोगे और इसको बोलते हैं कैश क्रॉप, है ना। जिस कैश क्रॉप